चाइना आज के दिन दुनिया का पावरफुल देश बन चुका है यूएस के बाद। पर आप इमेजिन कर सकते हो आज से 40 साल पहले इस देश में गरीबी और भूखमरी 90% से ज्यादा था। गरीबी ने इस देश का बुरा हाल कर रखा था। लेकिन फिर अगले 40 सालों में कुछ ऐसा हुआ जिसे पूरी दुनिया देखती रह गई। साल 1978 ग्लोबल जीडीपी में चाइना का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2.5% था, लेकिन आज के दिन चाइना 20% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है ग्लोबल जीडीपी में। अब इस देश में गरीबी 1% से भी कम रह गई है और चाइना दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन गया है। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया? आखिर चाइना ने ऐसा क्या किया जो इतना जल्दी और ज्यादा डेवलप हो पाया? आइए जानते हैं चाइना के जीरो से हीरो तक की स्टोरी। China was emerging from its cultural revolution as one of the world's poorest nations. 1978, Deng Xiaoping had an idea, one that would turn communist China on its head. Since then, China has made extraordinary strides in various fields. So how did one of the world's poorest countries become a global superpower? चाइना शब्द का नाम आता है चीन से, जिसे लिखा QIN जाता है, लेकिन इसका प्रोनाउन चीन होता है। चीन एक पुराना शासक का नाम था जो आज से 2000 साल पहले चाइना पे राज किया करता था। चाइना दुनिया का 4th लार्जेस्ट कंट्री है जो इंडिया के बॉर्डर को टच करता है। चाइना के मैप में दिखाई गई आधी जमीन बंजर और पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर खेती नहीं की जा सकती है और ना ही बसा जा सकता है, क्योंकि पहाड़ी इलाके में मौसम अक्सर बदलते रहते हैं। इसीलिए चाइना की 70% आबादी पूरब दिशा में रहती है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि खेती लायक जमीन उस एरिया में ज्यादा है। 19th सेंचुरी के बाद अंग्रेजों ने चाइना पर कब्जा कर लिया और चाइना को अलग अलग तरीकों से लूटा गया। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। 1 अक्टूबर 1949 जब चाइना में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म होता है। The leader of the communists and the hero of the revolution was Mao Zedong. 我们的思念，正义的思念是严复敌人也攻不破的。 साल 1958 माओ के द्वारा एक कैंपेन चलाई जाती है ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसका मकसद देश में इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करना था, जिसमें 2 कंडीशन थी। पहले तो जमींदारों से जमीन छीनकर किसानों में बांटना, जिसे लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक तरफ सरकार बड़े बड़े स्टील इंडस्ट्री बनाने की शुरुआत की, लेकिन माओ की ये कैंपेन पूरी तरह फ्लॉप रही। उसके बाद कुछ सालों में खराब मौसम के कारण और माओ की कुछ गलती के कारण हालात इतनी खराब हो गई कि पूरे देश में भूखमरी छा गई। इस हादसे में 30 मिलियन से ऊपर लोग मारे गए। अगर माओ को डिक्टेटर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन माओ यहाँ भी नहीं रुका और एक बेरहम पॉलिसी लॉन्च की, जिसमें लोगों से यह कहा गया कि उड़ती चिड़िया को मारो ताकि वो खेत से दाना न खाए, और लोगों ने ऐसा किया भी। लेकिन बाद में एक रिसर्चर नोटिस करता है कि खेतों में कीड़ों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो फसलों को बुरी तरह तबाह कर देगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि कीड़ों को खाने वाला बर्ड की जनसंख्या कमती जा रही थी, और ये बात माओ को बताई जाती है और फाइनली इन बर्ड पॉलिसी को रोक दिया जाता है। उसके बाद 1976 में माओ की डेथ हो जाती है खराब हेल्थ के कारण। उस समय चाइना की हालत में कोई ज्यादा सुधार नहीं आया था, लेकिन माओ ने एक अच्छी चीज करी थी एजुकेशन को लेकर। पहले के मुकाबले चाइना में 3 गुना प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल बनाई गई थी। वीडियो में आगे बात करूंगा चाइना ने एक ऐसी पॉलिसी लॉन्च की जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के फील्ड में सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया, जिसे स्टीम फील्ड कहा जाता है। इसी की मदद से पूरे देश में टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। 1976 में माओ के जाने के बाद नई लीडरशिप की शुरुआत होती है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के डेंग जाओपिंग, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के समय में असल ट्रांसफॉर्मेशन होता है चाइना का। और डेंग जाओपिंग अपनी पहली पॉलिसी लॉन्च करते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इस पॉलिसी में कई सारे वादे किए जाते हैं लोगों से। पहला, एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए डेंग ने एक हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम लॉन्च किया, जिसमें सरकार ने किसानों से एक एग्रीमेंट किए, जिसमें किसानों को उपजाई गई फसल का कुछ भाग सरकार को देना होगा और बाकी अपने पास रख सकते हैं, इसे कहीं भी बेच सकते हैं, जिससे किसानों की निजी जरूरत पूरी हो सके। डेंग जाओपिंग ने इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए फैक्ट्री मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम को लॉन्च किया। अभी तक क्या था कि माओ के समय में जो फैक्ट्री थी उसे मैनेज करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को दी जाती थी। पहले पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा था। डेंग ने इसे बदलकर फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स एंड मैनेजर को दी, जिससे वर्कर्स के बीच एक मोटिवेशन आया। किसी देश के विकास में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 1986 में डेंग ने अगला पॉलिसी लॉन्च किया, जो एक कंपलसरी एजुकेशन लॉ था।
जिसमें 9 साल फ्री एजुकेशन हर बच्चे को दी जाएगी। ये चीजें कंपलसरी कर दी गई और चाइना ने एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे बहुत सारे पैसे खर्च किए ताकि लोगों को स्किल सिखाई जाए जिसकी जरूरत है जॉब में। डेंग ने अगली पॉलिसी लॉन्च की, टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस। उनका मकसद था गांव में एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना। कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडिया में भी ऑन किए जाते हैं काम करने वाले वर्कर्स के द्वारा, लेकिन दूसरी तरफ टीबीई जो ऑनरशिप होता है वो टाउनशिप एंड विलेज के पास होती है। इंडिया में कोऑपरेटिव सिस्टम 2 फील्ड में देखने को मिलते हैं, एग्रीकल्चर एंड डेयरी के साथ, जैसे कि अमूल। लेकिन चाइना में टीबीई ऑलमोस्ट सारे सेक्टर में देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, टेक्सटाइल। जिसके बाद डेंग ने साल 1988 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी लॉन्च की, जिसमें कि टैक्स इंसेंटिव किए गए जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टर आ सके और उनके लिए कम रूल और रेगुलेशन रखा गया और शेंजन चाइना का पहला इकोनॉमिक जोन बना और कुछ ही सालों में ये मेजर इंटरनेशनल पॉलिसी बन जाता है, जिसे आप लोग देख सकते हो।